मैं डॉक्टर दिग्विजय आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं आपके लिए हिस्ट्री की एक पूरी श्रृंखला आरंभ करने वाला हूं, जिसके माध्यम से आप राजस्थान में या उससे बाहर होने वाली कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, आरएएस प्री, रीट एग्ज़ाम को पास कर पाओगे। वस्तुतः जो मेरा पढ़ाने का तरीका होगा आपको, वो प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको डीप नॉलेज देना और साथ में जिस चैप्टर को हम डील करने जा रहे हैं उसके अंदर से क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे। क्योंकि आप जब कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई भी नोट्स पढ़ते हैं, तो आप उसको लगातार पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं चलता कि उसके अंदर क्वेश्चन कैसे बिल्डअप होता है, क्वेश्चन कैसे पुट अप होता है। तो हमें ना केवल अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, बल्कि हमें अपने आप को इस तरह से इवॉल्व करना पड़ेगा कि हम परीक्षक की दृष्टि से सोचना शुरू करें कि परीक्षक कैसे क्वेश्चन पुट करता है। तो जब भी मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा तो उस टॉपिक के लास्ट में आपको मैं आरएएस की या फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए पिछले 10 साल के क्वेश्चन तथा अन्य पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस और यहाँ तक कि आईएएस के क्वेश्चन भी उस पार्ट से जो रिलेटेड होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा और साथ में वो रणनीति डेवलप करने का आपके लिए प्रयास करूँगा, ताकि आप कोई भी इस तरह की मल्टीपल क्वेश्चन वाली जो एग्ज़ाम है उसमें आप फेल ना हो, उसमें आप निराश ना करें। वास्तव में ये जो तरीका है वो मैंने खुद ने अपने लाइफ में जो 12 साल लगातार पेपर दिए आईएएस से लेके फर्स्ट ग्रेड तक, मुझे सिंगल टाइम भी 2005 से लेके और 2016 तक कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ा। क्योंकि जो मेरा जो पढ़ने का तरीका था वो तरीका ही इस तरह का था कि जब मैं कोई भी चैप्टर उठाता था तो उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड पिछले 10 सालों में आए हैं मैं उनका अध्ययन करता था चलते हुए साथ साथ, और साथ में क्या क्वेश्चन नया पुटअप हो सकता है इसको भी दिमाग में रखता था। उससे मेरा पढ़ने का तरीका एकदम चेंज हो जाता है। तो यही रणनीति मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जैसे जैसे आप मेरे साथ चैप्टर्स का अध्ययन करने लगेंगे तो आप विद इन 1 या 2 मंथ के अंदर ये डिफरेंस देखने लग जाएंगे आपके पढ़ने के तरीके में, आपके याद करने के तरीके में, कि हिस्ट्री को कैसे डील किया जाता है, हिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो सफलता डिपेंड करेगी वो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे ही डिपेंड करेगी। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि कई बार हमें ये पता नहीं होता कि सही आंसर क्या है, लेकिन उसके बावजूद हम क्वेश्चन को सही करते हैं। तो इस तरह मल्टीपल जो ऑप्शन वाली पेपर होते हैं उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो हम उन सारी स्ट्रेटजीज को धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप करने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो कृपया आप वीडियो पूरा शुरू से लेके एंड तक देखें। और जब हम ये सीरीज ख़त्म करेंगे तो मेरा आपसे ये दावा है कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जब आप मेरे साथ ये यात्रा करेंगे और जब आपकी ये यात्रा समाप्त होगी मेरे साथ, तो आपके अंदर एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट और चेंज आएगा जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में आपको फुली कॉन्फिडेंस देगा उस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, उस एग्ज़ाम को विन करने का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज से हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज, विस्तार, निर्माता एवं निर्धारण काल। हम इस हड़प्पा सभ्यता के 4 आज मेन टॉपिक्स पर जो है हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई
और 1922 में ही मोहनजोदड़ो की खोज जो थी वो राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। लेकिन क्या ये खोजें एकदम हो गई, उल्कापात की तरह हो गई, या इसके पीछे कोई पृष्ठभूमि निर्मित हो रही थी? देखिए 1920 का साल जो था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था भारतीय राजनीति के लिए, जहाँ गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष छेड़ने वाले थे असहयोग आंदोलन के रूप में। वहीं उससे बहुत दूर पंजाब में और सिंध में रावी और सिंधु नदी के तट पर दो पुरातत्ववेत्ता भारत की सबसे इम्पोर्टेंट खोज की तरफ निकलने वाले थे। तो ये जो पृष्ठभूमि निर्मित हुई थी 1920 के दशक में, वास्तव में इसका बैकग्राउंड बहुत पीछे जाता है, ऑलमोस्ट 100 वर्ष पहले। जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि ये, हम सीधा फैक्ट्स पढ़ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोज की गई, लेकिन उसके पीछे कितने सारे लोगों के प्रयास थे, कौन कौन से फेज आए, क्या ये दयाराम सानी और राखलदास बनर्जी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की, या वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन टीलों का अध्ययन किया? तो हम इन सारी चीज़ों को डेप्थ में जानने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा मैप है जो हमको दिखाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी कितने विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, जिसका सबसे पश्चिमोत्तर जो क्षेत्र था सुतका गैंडोर था, जो बलूचिस्तान में पड़ता था दाश नदी के तट पर। इधर चिनाब में की नदी पर, चिनाब नदी के तट पर जम्मू कश्मीर में मांडा था। नीचे हम यदि चलें तो यहाँ मालवण से नीचे महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में दाइमाबाद था, और फिर यहाँ इसका सबसे पूर्वोत्तर छोर आलमगीरपुर था जो वर्तमान उत्तर प्रदेश में पड़ता है हिंडन नदी के तट पर। तो ये इसका एक पूरा खाका देख लेते हैं हम, जिसको हमें समझने में बहुत आसानी रहेगी। दूसरी बात एक मैं और कहना चाह रहा हूँ कि हिस्ट्री में आप सदैव ज्योग्राफी या मैप्स को साथ लेके चलें, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप हिस्ट्री को मैप्स के थ्रू पढ़ना शुरू करते हैं, आपकी पढ़ने का तरीका विद इन टाइम आपका चेंज होने लगता है, क्योंकि बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ मैप से ही सॉल्व हो जाते हैं, उसको याद करने या रटने की जरूरत नहीं है। आप लगातार मैप को देखते रहिए, चीज़ें देखने से बहुत जल्दी से हमारे माइंड में कैच होती हैं, हमको याद होती हैं। तो आगे चलते हैं, पृष्ठभूमि की बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता की पृष्ठभूमि। देखिए चार्ल्स मैसन का जिक्र बार बार आता है कि चार्ल्स मैसन जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा की टीले की यात्रा की थी। एक्चुअली में चार्ल्स मैसन जो थे ये आगरा में तैनात थे, और एक दिन अचानक ही 1827 में ये ब्रिटिश आर्मी को बिना कुछ बताए निकल जाते हैं। आर्मी इनको भगोड़ा घोषित कर देती है, लेकिन इसके बाद ये पंजाब, अफ़गानिस्तान और ईरान तक की यात्रा करते हैं। और चूंकि उस समय ये दौर पंजाब का ब्रिटिशर्स के हाथ में नहीं था, तो ये जो यात्रा करते हैं उस यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नीज इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब में करते हैं। देखिए यहीं से एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इतिहास की बहुत सारी बुक्स में चार्ल्स मैसन का जो उल्लेख किया गया है वो 1826 किया गया है, और कहीं कहीं 1829 इसका उल्लेख आ रहा था। तो मुझे खुद ये बुक पढ़नी पड़ी, हालांकि वॉल्यूम 3 है, इसका वॉल्यूम 1 जो है उसको मैंने पढ़ा, और ये क्लियर हो गया कि पेज नंबर 452 से 455 के बीच में चार्ल्स मैसन स्पष्ट उल्लेख करते हैं, वो महीना नहीं बता पाते। वो कहते हैं मार्च या अप्रैल 1829 में उन्होंने हड़प्पा की टीले की यात्रा की थी। हड़प्पा को हड़िप्पा बोलते हैं, और इसके साथ ही वो अलेक्जेंड्रिया के खोए हुए शहर की भी खोज करते हैं जो वास्तव में सिकंदर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस हड़प्पा के टीले का अपनी पुस्तक में जो है वो उल्लेख करते हैं पहली बार। बाद में इनको ब्रिटिश सेना पकड़ लेती है और उनको सजा देने वाली होती है, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि इस व्यक्ति ने जो है वास्तव में काफ़ी एक्सप्लोरेशन का काम किया है पंजाब के अंदर, और दूसरा ये अफ़गान ट्राइब्स के बारे में उनको बहुत ही डीप नॉलेज देते हैं, जिसका प्रयोग वो 1839 से के जो फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार हुआ था उसमें यूज़ करते हैं।
तो ये चार्ल्स मैसन को माफ़ी दे देती है ब्रिटिश सरकार और उनको ये इंग्लैंड जाने देते हैं। तो ये बुक 1842 में आई थी। इसके फर्स्ट वॉल्यूम में स्पष्ट उल्लेख है कि ये मार्च और अप्रैल 1829 में हड़प्पा के टीले की यात्रा का। तो अपना अगर फैक्ट्स है तो आप उसको सही कर लीजिए। बुक्स हमारे सामने है नरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी बलूचिस्तान, अफगानिस्तान एंड पंजाब। अर्थात हड़प्पा जो औपचारिक उसकी खोज हुई थी 1921 में, उससे लगभग 100 वर्ष पहले चार्ल्स मैसन जो हैं वो इस टीले की यात्रा कर चुके थे। दूसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था अलेक्जेंडर बर्न्स। अलेक्जेंडर बर्न्स अपनी पुस्तक ट्रैवल इन बुखारा जो उनकी बुक है उसमें 1831 में सिंधु नदी के अभियान के अवसर पर हड़प्पा के टीले का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए अलेक्जेंडर बर्न्स जो थे, जो फर्स्ट अफगान एंग्लो वार हुआ था उसमें मारे गए थे, अपनी पूरी इनकी आर्मी खत्म हो गई थी उसमें, और उसके बाद से अफगानिस्तान जो है बड़े बड़े साम्राज्यों की कब्रगाह बन गया। ब्रिटिशर्स वहाँ मारे गए, वहाँ पर यूएसएसआर खत्म हुआ, वहाँ पर अमेरिका जो है वो बर्बाद हो गया। तो ये अलेक्जेंडर बर्न्स की कहानी थी। 1831 में जो सिंधु नदी का अभियान करते हैं, इसके 2 साल बाद उसमें हड़प्पा के टीले का विस्तृत विवरण देते हैं। साथ ही में ये अलेक्जेंडर बर्न्स पहले यूरोपियन व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु नदी के माध्यम से बलूचिस्तान और सिंध के क्षेत्र की यात्रा की थी। एक्चुअली में इस अभियान का उद्देश्य न केवल सिंधु नदी का सर्वेक्षण करना था, बल्कि जो सिंध के जो ट्राइब्स थे उनके साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करना था, ताकि महाराणा रणजीत सिंह के साथ के विरुद्ध एक अलायंस जो है इन सिंध के जो ट्राइब्स हैं उनके साथ इस्टेब्लिश किया जा सके। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने इनको भेजा था। तो ये दूसरे व्यक्ति थे अलेक्जेंडर बर्न्स जिन्होंने सिंधु नदी अभियान के दौरान हड़प्पा टीले का वर्णन किया। अब बात आती है कि अब तीसरे जो व्यक्ति आते हैं हड़प्पा की जो यात्रा करते हैं वो थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम। देखिए इंडियन आर्कियोलॉजी में, भारतीय पुरातत्व में सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है एक युग पुरुष की तरह हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में ही 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ये उसके प्रथम महानिदेशक थे और वो प्रथम महानिदेशक बनने से पहले ही ये बहुत ख्याति अर्जित कर चुके थे। मात्र 21 साल की अवस्था में 1835-36 में सारनाथ का जो विश्व प्रसिद्ध धामेक स्तूप है जिसका निर्माण गुप्त काल में होता, उसका पहला वैज्ञानिक अन्वेषण और उत्खनन अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही किया जाता है, जिसके कारण इनको भारतीय पुरातत्व का पिता भी कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे वो 3 बार यात्रा करते हैं हड़प्पा के टीले की, 1853, 1856 और 1875 में। और पिछले 2 की तुलना में इस मामले में भिन्न थे कि ये वहां पर खुदाई भी करते हैं, ये एक्सकेवेशन भी करते हैं और उसकी रिपोर्ट 1878 में प्रकाशित करते हैं। साथ में कनिंघम ऐसे पहले व्यक्ति थे जो न केवल हड़प्पा के टीले का साइट प्लान तैयार करते हैं बल्कि उसको ABCD और E भागों में वर्गीकृत करते हैं, और ये वर्गीकरण आज भी लागू है जो 1875 में करते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ये सारी बातें कर तो दी और यहाँ से इनको एक काले रंग की सील भी प्राप्त होती है, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है उसको निर्धारित करने में असफल हो जाते हैं। साथ में ये डिकोड नहीं कर पाते कि ये जो इतनी सभ्यता को जिसको वो खोद रहे हैं ये एक्चुअली में किस काल से रिलेटेड है, इसलिए इसकी रिपोर्ट पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। वो रिपोर्ट जो है वो ठंडे बस्ते में चली जाती है और ना ये उस तरह का अध्ययन कर पाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनकी पुस्तक है एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये बुक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बुक लिखी थी वो वास्तव में फायान जो भारत की यात्रा करता है उस यात्रा मार्ग का अनुसरण अलेक्जेंडर कनिंघम करते हैं। जिन जिन स्थानों पर फायान गया था उन्होंने स्थानों पर अलेक्जेंडर कनिंघम यात्रा करते हैं और उस बुक को लिखते हैं एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया को। आप समझ सकते हैं कि कितना हार्डवर्क किया होगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और ऐसे उन्होंने 50 स्थानों की खोज करी थी नॉर्थ वेस्ट में, पाकिस्तान, राजस्थान और जहाँ जहाँ पर फायान गया था, जो वक्त के साथ
धूल में मिल चुके थे, उनको पुनः प्रकाश में लाने का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को है, जिसका वर्णन वो अपनी पुस्तक एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में करते हैं। द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम, मेजर जनरल। तो ये यहाँ तक की बात हो जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो हड़प्पा की जो लगातार खोज हो रही थी, वो केवल हड़प्पा में ही नहीं हो रही थी। ऐसा नहीं था कि लोग हड़प्पा के बारे में ही सूचना दे रहे हैं। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की पृष्ठभूमि में सुतका गैंडोर, जो इसका सबसे पश्चिमोत्तर हिस्सा था, जो दाश्त वैली में स्थित था, सबसे पहले मेजर ई मॉकलर जो है 1875 ईस्वी में से इसका भ्रमण करते हैं और यहां पर इसका उत्खनन भी कराते हैं। लेकिन आपको पता है कि इसकी औपचारिक खोज 1927 में सर अलॉलस्टाइन के द्वारा की गई। अर्थात अगर ये क्वेश्चन आता है कि सुतका गैंडोर में सर्वप्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया, तो आपका आंसर जो है वो अलॉलस्टाइन नहीं होगा, वो आंसर होगा मेजर ई मॉकलर। बड़ा हिस्ट्री में क्वेश्चन की भाषा पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि वो एक्चुअली में पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले उत्खनन किसने किया। ऑप्शन हो सकते हैं चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर बर्न्स, अलेक्जेंडर कनिंघम और दयाराम साहनी। तो आपका आंसर निश्चित रूप से होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। इसी प्रकार डॉक्टर फिट्स नॉटलिंग जो थे, भारतीय भूगर्भ शास्त्र के जो थे पैलियोलॉजिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और ये बलूचिस्तान में 1897 में पेरियानो गुंडई और राणा गुंडई की यात्रा करते हैं। साथ में 1858 में डाबरकोट की भी यात्रा करते हैं। वहां पर हल्के स्तर पर उत्खनन कार्य भी करते हैं और इसके बारे में अपनी रिपोर्ट भी प्रकाशित करते हैं। लेकिन ये भी हड़प्पा सभ्यता के वास्तविक महत्व को समझने में असफल हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति, चाहे चार्ल्स मैसन हो, चाहे अलेक्जेंडर बर्न्स हो, चाहे आपका अलेक्जेंडर कनिंघम हो, चाहे मेजर ई मॉकलर हो या डॉक्टर फिट्स नॉटलिंग हो, इनमें से कोई भी व्यक्ति हड़प्पा सभ्यता की इस गुत्थी को सुलझा लेता कालक्रम के हिसाब से कि वास्तव में एक ये अलग सभ्यता है, इसका इतिहास की से बाद की सभ्यताओं से कोई संबंध नहीं है, तो आज हम हिस्ट्री कुछ और ढंग से पढ़ रहे होते। आज हम हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खननकर्ता के तौर पर इन व्यक्तियों का नाम ले रहे होते। तो लेकिन ये लोग असफल रहे उसका महत्व पहचानने में और उस सभ्यता को डिकोड करने में। तो ये भी यहाँ पे भी ये बात खत्म हो जाती। सबसे मज़ेदार बात आती है कालीबंगा के बारे में। देखिए कालीबंगा का आपको सभी पता है कि 1953 में जो है अमलानंद घोष जो हैं वो कालीबंगा की खोज करते हैं, वहाँ उत्खनन कार्य करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि कालीबंगा के पुरातात्विक महत्व से लोग अपरिचित थे। सबसे पहले कर्नल जेम्स टॉड जो है वो कालीबंगा का भ्रमण करते हैं और उसको कालीबंग के नाम से कहते हैं। इसके बाद कर्नल एलपी टेस्टिटोरी के द्वारा 1917 में एक बार फिर कालीबंगा का भ्रमण किया जाता है और वहाँ पे उत्खनन भी किया जाता है और वहाँ पे वो एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन ऐसे भी जब परीक्षक आपको घुमाना चाहता है, परीक्षक पेपर को टफ बनाना चाहता है, तो वो इस तथ्य को निश्चित रूप से आपसे पूछ सकता है कि कालीबंगा का सर्वप्रथम उत्खनन किसके द्वारा किया गया। यदि उसमें अमलानंद घोष और एलपी टेस्टिटोरी दोनों के नाम आते हैं तो निश्चित रूप से उसमें सही आंसर एलपी टेस्टिटोरी को होगा, क्योंकि उत्खनन तो एलपी टेस्टिटोरी ने ही सबसे पहले किया था। तो क्वेश्चन की भाषा और क्वेश्चन में जो विकल्प आ रहे हैं बच्चों, उसको समझना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। और फिर डॉक्टर डीआर भंडारकर मोहनजोदड़ो में 1911-12 में उत्खनन कार्य करते हैं। अर्थात आप ये देख लीजिए कि 1921 में खोज हो रही है और उससे 10 साल पहले मोहनजोदड़ो में देखिए किन किन स्थलों का पहले अन्वेषण हो चुका है। हड़प्पा का हो चुका है, सुतका गैंडोर का हो चुका है, सुतका खो का हो चुका है, डाबरकोट का हो चुका है, कालीबंगा का हो चुका है और 11-12 में मोहनजोदड़ो का भी उत्खनन करा देते हैं डीआर भंडारकर। लेकिन डीआर भंडारकर क्या कहते हैं, वो अपनी रिपोर्ट जब प्रस्तुत करते हैं तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सभ्यता ना मात्र 250 साल पुरानी ही है। इसके टीले को जो ऑलमोस्ट 2500 साल पुरानी थी
उसके महत्व को भी डी.आर. भंडारकर समझने में असफल हो जाते हैं। इसलिए डी.आर. भंडारकर को भी हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो का उत्खनन करता में काउंट तो होते हैं, लेकिन ये उसके डिस्कवरी जो थी उसमें ये शामिल नहीं होते हैं। तो ये इसकी एक औपचारिक कहानी थी। इसके माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया कि जो औपचारिक खोज 1921 और 1922 में हुई थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, ऐसा नहीं था कि उससे पहले वहाँ उत्खनन कार्य नहीं हुआ था, या ऐसा नहीं था कि उससे लोग पहले परिचित नहीं थे। इन नामों को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम सही ढंग से जो है अपना तैयारी कर पाएंगे और सारे फैक्ट्स और सारी चीज़ें जो है हमें ढंग से याद रहेंगी। अब आती है बात हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंदर बहुत सारी परेशानियां रहीं कि इसके निर्माता कौन थे, इसका स्वरूप क्या था, इसका पतन कैसे हुआ। इसमें बहुत सारे विचार जो थे वो सामने आए। एक्चुअली में जब जॉन मार्शल 1924 में, डेट याद रखिए सर, जॉन मार्शल 1924 में लंदन इलेक्ट्रेटेड जो मैगजीन थी उसमें सबसे पहले ये घोषणा करते हैं कि भारत में एक ऐसे उसके पश्चिमोत्तर भाग में एक ऐसी सभ्यता को खोजा जा चुका है जो अब तक अज्ञात थी। ये 1924 में 1921 में हड़प्पा की खोज होने के 3 साल बाद घोषणा करते हैं जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल एकदम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई में जो भी वस्तुएं मिलती हैं उनको पास पास रखते हैं और उनका अध्ययन करते हैं, और वे देखते हैं कि ये जो पुरातत्व में वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, सीलें, मोहरें, इनका नगर नियोजन, ये भारत की किसी भी अन्य सभ्यता से, ज्ञात सभ्यता से बिल्कुल अलग है। तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि निश्चित रूप से कोई एक नई सभ्यता की खोज कर रहे हैं। और जब ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो उसी समय दुनिया भर के पुरातत्ववेत्ताओं में खलचल सी पैदा हो जाती है कि अरे भाई, क्या इंडिया में एक नई सिविलाइजेशन खोज की गई। और ये दौर जो था नई सिविलाइजेशन को खोज करने का था, माया सभ्यता, एज़टेक सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता। और उसी दौर में मेसोपोटामिया में भी खुदाई चल रही थी, और मेसोपोटामिया की खुदाई में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, मनके, कार्लिनियन मनके, मोहरें मिलती हैं जो इंडस ओरिजिन की प्रतीत होती हैं। तो इससे ये तय हो जाता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन सभ्यता के समकालीन थी। और इसको काल निर्धारित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अक्कड़ के राजा सारगोन का अभिलेख। अक्कड़ का राजा सारगोन जो था वो मेसोपोटामिया का एक राजा था जिसका काल 2334 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, और उसके आधार पर ये सारी तिथियां सामने आती हैं। हालांकि जब शुरुआत में अक्कड़ के राजा सारगोन का अभिलेख खोजा गया था तो उसकी तिथि 2800 ईसा पूर्व मानी गई थी, और उसके आधार पर जॉन मार्शल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसका काल 3250 से 2750 निर्धारित किया गया। और यदि हम बात करें कि इस हड़प्पा सभ्यता का सबसे लंबा काल निर्धारण कौन करता है, तो वो करते हैं माधो स्वरूप वत्स। सबसे इसको प्राचीन सभ्यता बताने वाले थे माधो स्वरूप वत्स, जिनका टाइम था 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व। लेकिन जैसे इसकी डेट संशोधित हुई, 500 साल का इसका वक्त कम हुआ, 2800 ईसा पूर्व से 2334 ईसा पूर्व इसका अभिलेख का समय तय हुआ। और इस अभिलेख में दिलमुन, मेलुआ और माकन, इन 3 क्षेत्रों का उल्लेख था जहां सारगोन के राजा अक्कड़ के यहाँ वस्तुएं निर्यात होती थी और वहां से आयात होती थी। इन तीनों क्षेत्रों की पुरातत्ववेत्ताओं ने पहचान कर ली, दिलमुन, मेलुहा और माकन। दिलमुन की पहचान बहरीन से की गई, माकन की पहचान मकरान तट से की गई जो बलूचिस्तान का इलाका है, और मेलुआ की पहचान सिंधु क्षेत्र से की गई। तो ये तय हो गया कि ये जो क्षेत्र उल्लेख कर रहा है सारगोन का अभिलेख, वो वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का उल्लेख कर रहा है। और चूंकि इसका समय डिसाइड हो गया तो इन सारे इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ताओं के लिए भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है इतिहास के कालक्रम में निश्चित स्थापित हो गया। और एक झटके से ही भारत का इतिहास 2500 साल पीछे की तरफ चला गया, वैदिक काल से और 2500 साल पीछे चला गया। तो ये एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था इंडियन हिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले धर्मपाल अग्रवाल ने इस अभिलेख से परे जाकर
1964 में कार्बन C14 पद्धति के आधार पर इस सभ्यता का आकलन करने का प्रयास किया और उन्हें कई जगह उत्खनन किया, कई जगह कार्बन C14 की तिथियां निकाली और अंत में उस परीक्षण के आधार पर उसका काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया। हमें काल याद करने बहुत जरूरी है क्योंकि कई पीसीएस परीक्षाओं में, आईएएस की परीक्षाओं में ये काल दिया जाता है जॉन मार्शल, और वो क्रम मिलाने के लिए दिया जाता है कि किस व्यक्ति ने कौन सा काल बताया। तो इसलिए आपको ये काल जो है वो पूरी तरह से याद होने चाहिए ताकि आपसे कोई भी गलत ना हो। सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं माधवस्वरूप, सबसे प्राचीन मानते हैं, और सबसे कम टाइम या सबसे इसको नवीन सभ्यता का काल मानते हैं फेयर सर्विस 2000 से 1500। ये इसका टाइम पीरियड सबसे कम मानते हैं, जबकि माधवस्वरूप वत्स इसको इसका काल सबसे प्राचीन काल लेके जाते हैं। अब बात आती है सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। देखिए, ये बड़ा ही यक्ष प्रश्न था कि सिंधु सभ्यता के निर्माता वास्तव में कौन थे। जब इस सभ्यता की खोज हुई तो आप सभी को पता है कि भारत पे जो था वो ब्रिटिशर्स का राज था और उनकी एक मानसिकता थी कि भारत में जो भी अच्छी चीज़ है वो सारी बाहर से आई है। हमेशा भारतीय उपलब्धियों को नीचा दिखाना, भारतीय विज्ञान और तकनीक की अवहेलना करना, उनका ये साम्राज्यिक चरित्र ही था। तो जैसे ये सभ्यता प्रकाश में आई तो बहुत सारे जो सिद्धांतकार पुरातत्ववेत्ता थे ब्रिटेन के और यूरोप के, वो इस बात को स्वीकार करने के लिए हरगिज भी तैयार नहीं थे कि भारत जैसे देश में जिन पे उनका शासन है वहाँ एक ऐसी शानदार नगरीय सभ्यता अस्तित्व में आ सकती है कि जिसके टक्कर की कोई सभ्यता यूरोप में नहीं थी। तो उन्होंने क्या कल्पनाएं देना शुरू किया इसके उद्गम के विषय में कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो स्वयं भारत के लोगों की उपज नहीं थी, अपितु जो मेसोपोटामियन सभ्यता थी जो इराक में, आज के इराक के क्षेत्र में थी, वहाँ से लोगों ने सभ्यता के तत्वों को यहाँ आरोपित किया, वहाँ से ये सभ्यता जन्मी और इसके संदर्भ में नाना प्रकार के उनके द्वारा तर्क दिए गए। सबसे पहले इसके बारे में जो बात की थी मेसोपोटामियन उद्भव के सिद्धांत के बारे में, वो व्यक्ति थे अर्नोल्ड टाइनबी। सबसे पहले ये बात करते हैं मेसोपोटामियन उद्भव के बारे में। लेकिन जो इसके बारे में सबसे सिद्धांत जो देता है व्यक्ति, वो था मार्टिन व्हीलर, जो मेसोपोटामियन उद्भव के सिद्धांत की क्रमागत व्याख्या करता है। उसके बाद गॉर्डन चाइल्ड आए और अर्नेस्ट मकई आए। ये चारों व्यक्ति जो थे ये मेसोपोटामियन उद्भव के सिद्धांत के जनक थे। यह आपको इसलिए जानना जरूरी होता है कि कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति मेसोपोटामियन उद्भव के सिद्धांत का जनक नहीं था। इनमें से 3 व्यक्ति दे दिए जाएंगे और चौथा ब्रिजेट ऑल्चिन दे दिया जाएगा। तो आप सीधा ब्रिजेट ऑल्चिन को टिक कर देंगे और ये 3 आंसर जो है हमको छोड़ देंगे। वो आप जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आगे के फेज में, उसको आप समझते हुए जाएंगे। ईरानी बलूची संस्कृति से उद्भव का सिद्धांत, ये सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इस सिद्धांत को वास्तव में सबसे पहले फेयर सर्विस के द्वारा दिया गया, बाद में डी टेरा और पीटरसन के द्वारा भी इसका समर्थन किया गया। ईरानी बलूची संस्कृतियां जो थीं, यदि आप हड़प्पा सभ्यता के मैप को देख लें, मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये जो मैप है ये ईरान का इलाका है, ये वाला ईरान, और ये सुत्का गैंडोर ये बिल्कुल बलूचिस्तान का इलाका है जो यहाँ से मिला हुआ है। ये ईरानी बलूची संस्कृतियाँ तो जो थी ये प्राक हड़प्पाई संस्कृतियाँ थीं, और फेयर सर्विस और डी टेरा और पीटरसन का मानना था कि ये जो ग्रामीण सीमांत संस्कृतियाँ थीं उन्हीं से नगरीय सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। इसमें हालांकि थोड़ी बहुत सच्चाई है, लेकिन जो सबसे मान्य सिद्धांत है वो है सोती संस्कृति से उद्भव का सिद्धांत। ये सिद्धांत भारत के अग्रणी पुरातत्ववेत्ता अमलानंद घोष के द्वारा दिया गया था। अमलानंद घोष बाद में ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल भी रहे, और अमलानंद घोष का आपको पता होगा कि इन्होंने 1953 में कालीबंगा की खोज की, और इन्हीं के द्वारा सोथी संस्कृति की भी खोज की गई। सोथी सिसवाल जिसको संस्कृति कहा जाता है, जिस पर हम आगे अध्ययन करें।
ये सोती संस्कृति जो थी वो राजस्थान में ही थी और ये प्राक हड़प्पाई संस्कृति थी और सोती सिसवाल संस्कृति के लगभग 2 दर्जन स्थानों की खोज 1950 के आसपास अमलानंद घोष के द्वारा दी गई और उनके द्वारा ही ये सिद्धांत दिया गया कि हड़प्पा जो सभ्यता, नगरीय सभ्यता विकसित हुई थी, वास्तव में वो बाहर से भारत आरोपित नहीं की गई थी, अपितु यहीं के ग्रामीण परिवेश से उसका जन्म हुआ था और वो एक क्रमागत विकास का हिस्सा था। अर्थात जैसा कि गॉर्डन चाइल्ड, मार्टिन व्हीलर कहते थे कि ये अचानक भारत की धरती पर उदय हो गई, ऐसा नहीं था। इसका विकास क्रमगत रूप से हुआ था और ये प्राक हड़प्पाई संस्कृति के आधार पर मैच्योर हड़प्पन संस्कृति का विकास हुआ था और इस सिद्धांत का समर्थन धर्मपाल अग्रवाल, रेमंड डाल्चिन और ब्रिजेल डाल्चिन के द्वारा किया गया। वर्तमान में सबसे मान्य सिद्धांत है। अमलानंद घोष ने इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नामक बहुत ही शानदार बुक की रचना की है, जिसको पढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार द्राविड़ उत्पत्ति का सिद्धांत जो था वो सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा दिया गया। तो ये सिद्धांत हमको जानना बहुत जरूरी है ताकि हम इससे संबंध में कोई भी क्वेश्चन आ सके, कोई भी चीज आ सके तो उसको डील कर सकें। एक क्वेश्चन आएगा इससे बहुत बढ़िया, जो मैं आपको आगे चल के आपको उसका विश्लेषण करके दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन बनता है। अब आता है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। देखिए, हड़प्पा सभ्यता अपनी जितनी भी समकालीन सभ्यताएं थी, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे वो एक्चुअली मेसोपोटामियन की सभ्यता हो, चाहे वो चीन की सभ्यता हो, इन्हीं सभी सभ्यताओं से सबसे ज्यादा विशाल सभ्यता थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में था। इतनी बड़ा इसका आकार था और ये वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत थी। अर्थात एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल क्षेत्र जो था ये सभ्यता उसको कवर करती थी। यदि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात की जाए तो आप इस मैप को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो था वो जम्मू में मांडा था। जम्मू के अंदर मांडा इसका सबसे उत्तरी स्थल था। यदि और भी उत्तरी स्थल की बात जाए तो फिर शोर्तगही था जो हिंदू कुश के पार अफगानिस्तान में पड़ता था। इसका सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर था, सबसे पश्चिमी स्थल सेतका गैंडोर था जो बलूचिस्तान में था और सबसे दक्षिणी स्थल जो था वो दाइमाबाद था जो गोदावरी नदी की सहायक नदी के तट पर स्थित था। ये इसका मैप है जिसको आप इसको समझ सकते हैं कि ये इसका विस्तार है और इसके ये क्षेत्र है। तो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को आपको देखने पे स्पष्ट नजर आ गया होगा कि ये पश्चिमोत्तर भारत जो था सारा, उसके एक बहुत बड़े इलाके में ये सभ्यता पनपी, विकसित हुई और पुष्पित हुई। अब सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की संख्या देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो हैं वो वर्तमान में 3000 संख्या को क्रॉस कर चुके हैं और जीएल पोशेल अपनी पुस्तक द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन में बकायदा उन स्थानों का उल्लेख करते हैं। ये बहुत जानना जरूरी है कि हमें हड़प्पा सभ्यता के स्थलों की संख्या भी पता होनी चाहिए कि जैसे प्राक हड़प्पाई स्थलों की संख्या सबसे कम है, अर्थात वो स्थल जो परिपक्व हड़प्पा स्थल से पूर्व के थे और जिनकी पृष्ठभूमि पर परिपक्व हड़प्पा स्थलों की संख्या 1022 है और उत्तर हड़प्पाई स्थलों की संख्या तो और भी ज्यादा है, 1281 है। सैंधव स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण जो था वो घग्गर हकरा क्षेत्र में था। ये घग्गर हकरा क्षेत्र देखिए, ये वाला, ये बनावली, कालीबंगा, कोटदीजी, ये इसका जो इलाका है ये इंडस नदी, सिंधु नदी से भिन्न क्षेत्र है। इसी वजह से आजकल सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में जो क्षेत्र मिले उससे कहीं ज्यादा क्षेत्र जो है घग्गर हकरा क्षेत्र में मिले हैं और अन्य नदी घाटियों की तलहटियों में मिले हैं। इसलिए आजकल इसको ज्यादा हड़प्पा सभ्यता कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता कहना इसलिए भी उचित प्रतीत होता है कि ये सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल, तो उसके हिसाब से भी ये उपयुक्त बैठता है। तो इन स्थलों की संख्या को याद करिए और ये जानिए कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि सर्वाधिक स्थल, ये इस तरह से तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि 4 लाइनें डाल सकता है और उसमें एक लाइन ये हो सकती है
कि हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल खोजे गए उनमें सर्वाधिक स्थल जो हैं वो परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के हैं। तो यह आंसर गलत होगा। पेपर सेटर जो है वो स्टूडेंट के दिमाग से बहुत खेलता है और कैसे क्वेश्चन डिसाइड होते हैं वो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप उस चीज़ को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप इन एग्ज़ाम को जो है वो क्रैक भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि उत्तर हड़प्पा स्थलों की संख्या सर्वाधिक है। सैंधव स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण घग्गर हकरा क्षेत्र में है और आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा जो स्थल खोजे गए हैं भारत में वो गुजरात में खोजे गए हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। जब तक हम क्वेश्चन को डील नहीं करते हैं, जब तक हम क्वेश्चन का अध्ययन नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है कि हमने जो अध्ययन किया है किसी चैप्टर विशेष का उसके अंदर हमारी स्थिति कैसी है, क्या हमको उसकी नॉलेज है अथवा नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन RASP 2013 में आया था। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। देखिए बहुत बार आपने ये नोटिस किया होगा कि आप शब्दों को पढ़ना भूल जाते हैं। सही है ये पढ़ जाते हैं, सही नहीं है ये नहीं पढ़ पाते। मैं ये हमेशा आपको ये सलाह दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन जब आप वनडे एग्जाम में देने जा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। क्योंकि ये लैंग्वेज जो है वो बहुत मायने रखती है, इसी से आपका पूरा क्वेश्चन जो है निर्धारित हो। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ईजी है लेकिन ये एक्चुअली में बहुत लोगों का क्वेश्चन जब मैंने दिया था ये गलत हुआ था। समझने का प्रयास की। E.H. मैकेई, सुमेरियन लोगों का पलायन, ये मेरे से गलत लिख गया है, समर नहीं है, ये सुमेरियन है। दूसरा है मार्टिन व्हीलर, पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्ण हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के कारण हुआ। और चौथा कथन है रफीक मुगल के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामियन सभ्यता से प्रेरणा ली। इनमें सही कौन सा है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैकेई, मार्टिन व्हीलर ये दोनों ही हड़प्पा सभ्यता के मेसोपोटामियन उद्भव के समर्थक हैं। लेकिन E.H. मैकेई के आगे आ रहा है सुमेरियन लोगों का पलायन। सुमेरियन कंफ्यूज ना हो, मेसोपोटामियन सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। लेकिन मेरे को ये कंफ्यूजन हो रहा था क्योंकि ये पेपर दिए बहुत साल हो गए कि सुमेरियन लोगों का पलायन, ये तो मुझे क्लियर था, ये तो बिल्कुल अमलानंद घोष सही कहते हैं। मार्टिन व्हीलर का तो था ही कि पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचारों का प्रवसन हुआ भारत में और ये जो है सभ्यता उद्भूत हुई। पश्चिम एशिया अर्थात मेसोपोटामिया। देखिए जो परीक्षक हो, जो पेपर सेटर होता है बहुत ही माइंडेड खेलता है। कई बार वो स्पष्ट मेसोपोटामियन उल्लेख नहीं करेगा, वो पश्चिम एशिया कर देगा। पश्चिम एशिया भी मेसोपोटामिया के इलाके में यही एक सभ्यता थी उस दौर में जहाँ से प्रवसन हो सकता था। E.H. मैकेई, सुमेर लोगों का पलायन, ये एक शब्द था। मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी कि क्या रफीक मुगल ने हड़प्पा सभ्यता के विषय में ऐसा बोला है। मैंने रफीक मुगल को कभी पढ़ा नहीं। एक्चुअली में ये पाकिस्तान के बहुत ही रेनोन्ड आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने घग्गर हकरा क्षेत्र जो पाकिस्तान के अंदर है उसके चोलिस्तान में बहुत ज़्यादा हड़प्पाई स्थलों की खोज की है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था गनेरी वाला। इसको याद रखिएगा फैक्ट को। तो मैं इसको यदि मुझे इसको बहुत डीप नॉलेज ना होती मैं इसको तब भी सॉल्व कर देता कि युग्म सही नहीं है। तो मैं इसको रफीक मुगल लगाता कि रफीक मुगल, क्योंकि ये 3 मुझे पता है, रफीक मुगल जो है वो सही आंसर नहीं। लेकिन फिर भी मैंने इसके डीप में जाने की कोशिश करी कि इसको पढ़ा जाए। तो मैंने इंडस सिविलाइजेशन ये बुक निकाल ली और उसका चैप्टर पेज नंबर 27 है जिसको आप पढ़ सकते हैं, जिसमें क्लियर कट उल्लेख है कि सुमेरियन लोग जो है, ये ऐसा मैकेई उल्लेख करता है कि सुमेरियन लोग शायद भारत में आए होंगे सिंधु घाटी क्षेत्र में और उन्होंने सभ्यता का विकास किया होगा। तो ये फैक्ट क्लियर हो गया कि ये सही कह रहा है। ये कह रहा है सही नहीं है, सही ये वाला नहीं है। ये तो सारे सही हैं, ये जो बात कह रहे हैं वो अपने जो इनका तर्क है वो उसके अनुकूल है, लेकिन ये फैक्ट गलत है। इसके बारे में मुझे पता नहीं था। देखिए कैसे मैं आपको बता रहा था कि सही क्वेश्चन अपन करते हैं जबकि हमको सही आंसर नहीं। मैंने कभी रफीक मुगल के थ्योरी के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इन 3 थ्योरियों को पढ़ रखा था और इन 3 थ्योरियों के आधार पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो
तो ये टेक्निक आपको धीरे धीरे सीखनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप एक्सटेंसिव अध्ययन करते जाएंगे, क्वेश्चन को डील करेंगे, आपका अध्ययन बिल्कुल एक्यूरेट होने लग जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो MPPSC में 2017 में आया था, और ये UPPC PCS जैसे हमारे RAS का होता है वहाँ पे 2006 में आया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके मैथ को समझ नहीं पाए थे, क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है ये कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला जो उत्खनन किया था वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। यदि यहाँ पर, वैसे तो उसने क्लियर कर दिया कि उसने ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा नहीं किया, वो चाहता तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो हड़प्पा सभ्यता के जो 1921 में खोज की थी दयाराम साहनी, उसको डाल सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं डाला। यदि वो डाल भी देता तो भी आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम ही होता, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम भी वो पहला व्यक्ति था, जैसे कि मैं आपको बताया, जिसने इस स्थल की खोज की थी। तो आपने देखा कि कैसे हम क्वेश्चनों को डील कर रहे हैं। क्वेश्चन बहुत डीप नॉलेज आपसे जानना चाहते हैं, और साथ में आपने जो पढ़ा है उसके विश्लेषण पे भी आधारित होते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। UPPCS में आया था प्री 2023, पिछले साल ही आया। मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चनों को बिल्कुल 100% सही करना है, तो हड़प्पा के मैप को, उसका जो पॉलिटिकल मैप है उसको, उसका बार बार अध्ययन करना पड़ेगा। तो पूर्वी सीमा जो थी वो क्या थी, आलमगीरपुर। पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, ये बिल्कुल आपको पिन पॉइंट याद होने चाहिए। ये आलमगीरपुर था, हिंडन नदी के तट पर स्थित था उत्तर प्रदेश में। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने स्वयं अपने स्तर से बनाया है कि वह सर्वप्रथम पुरातत्वविद कौन था जिसने कालीबंगा का उत्खनन किया था। ये क्वेश्चन जब आएगा तो बहुत सारे लोग इसको सीधा गलत कर देंगे, वो इसको पढ़ेंगे ही नहीं, LP टेस्टिटोरी को, सीधा अमलानंद घोष को वो टिक कर देंगे और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा उनका। अर्थात जब भी क्वेश्चन आए उसको आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसको आपको पकड़ना होगा। वह सर्वप्रथम पुरातत्वविद, सबसे पहले पुरातत्वविद की बात कर रहा है कि जिसने कालीबंगा का उत्खनन किया था, वो कौन थे, LP टेस्टिटोरी थे, जिन्होंने 1917 में कालीबंगा का उत्खनन किया और इसके बारे में रिपोर्ट भी प्रकाशित करी। तो यह आपका आंसर बिल्कुल 3 होगा, LP टेस्टिटोरी। तो ये आज मैंने आपको शुरुआत करी है और धीरे धीरे हम सिंधु घाटी सभ्यता के आगे के चैप्टरों पे चलेंगे और क्वेश्चनों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे। आपकी पढ़ाई को मैं बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से कराऊंगा, जिससे आप जब ये पूरी सीरीज हमारी खत्म हो जाए तो कोई भी टॉपिक आपसे अधूरा ना रहे, आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद।